Hello everyone, this is the third and last lecture on classification of elements and periodicity in properties, and in this lecture we will discuss periodic properties. So let's see which are the periodic properties which are repeated after certain interval. As you know, the reason of periodicity is the similar electronic configuration, because similar electronic configuration repeats after certain interval, therefore the periodic properties will also repeat after certain intervals. तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वो periodic properties हैं जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं या कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं. So let's see, the first one is atomic radii or atomic radius, और it also depends on atomic size. Obviously अगर atomic radius ज़्यादा होगा तो atomic size भी ज़्यादा होगा. So what is atomic radius? You know that there is the nucleus and then there are shells present in the atom of any element. Now the distance from the center of nucleus to the outermost shell of any atom is known as the atomic radius. So remember this, the distance between the nucleus or the center of nucleus to the outermost shell. तो nucleus के center से और outermost shell तक की जो distance होती है इसी को हम क्या कहते हैं? Atomic radius. Now let's see how many types of atomic radii are there. The first is known as metallic radius. So what is metallic radius? Generally the metallic radius is used to denote the साइज ऑफ मेटल एटम्स. तो इसका जो यूज होता है वो मेटल एटम्स के साइज को डिनोट करने के लिए होता है. तो आपको पता है मेटल एटम्स के बीच में, तो दो कंसेक्यूटिव मेटल एटम्स के बीच में उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव एटम्स. तो दो एटम जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, दो मेटल एटम जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेटल एटम मान लीजिए ये है, दूसरा मेटल एटम ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है. तो इसके न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पे होगा, इसके न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पे होगा. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ. तो आप देख सकते हो, मान लेते हैं ये आर है, ये आर है, तो टोटल जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा 2r हो जाएगा. तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस. तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटेलिक रेडियस. नाउ द नेक्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस. सो व्हाट हैपेंस इन कोवेलेंट रेडियस? सो कोवेलेंट रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स व्हिच आर अटैच्ड टू ईच अदर विद अ कोवेलेंट बॉन्ड. अगर दो एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस. तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कोवेलेंट रेडियस. इसमें जनरली क्या होता है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है एटम्स के बीच में, तो एक एटम दूसरे एटम को ओवरलैप करता है. तो इसीलिए जो मेटालिक रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम होगी, नहीं उसके बराबर होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है. तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट एटम्स के बीच का डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, इसीलिए डिस्टेंस कम हो जाएगा थोड़ा. और इसी डिस्टेंस का जो हाफ होता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस. तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में क्या डिफरेंस है. द थर्ड वन इज वैन डर वाल्स रेडियस. सो व्हेन टू एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब भी दो एटम्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उनके भी बीच में डिस्टेंस होता है, वहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, वो एग्जैक्ट एक दूसरे पे अटैच नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस होता है. एंड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स इज नोन एज वैन डर वाल्स रेडियस. तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये वैन डर वाल्स रेडियस हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है जो सबसे कम होगा वो कोवेलेंट रेडियस होता है. कोवेलेंट रेडियस जनरली एटॉमिक रेडियस से थोड़ा कम होगा, जबकि मेटालिक रेडियस एग्जैक्टली उसके इक्वल होगा और वैन डर वाल्स रेडियस थोड़ा उससे ज्यादा होगा. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मेटालिक रेडियस. सो दिस इज मेटालिक रेडियस. दिस इज द डायग्राम टू शो द कोवेलेंट रेडियस, and this diagram shows you the van der Waals radius. So this is van der Waals radius. So hope you have understood what is the difference between these three radii. Now let's see what is the variation of atomic radius in periodic table. मतलब periodic table में जो atomic radius होता है
ये वेरी कैसे करता है, ये कैसे चेंज होता है लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। तो जब आप किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तब ये कैसे वेरी करता है, और जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तब ये कैसे वेरी करता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन के लिए। सो बेसिकली देयर आर ओनली टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। द वन इज द number of shells and other is nuclear charge. So you have to see the relationship, and according to these two factors the atomic radius vary. तो इन दो फैक्टर्स की वजह से नंबर ऑफ शेल्स कितनी है और न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं, तो आप देख सकते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियस। तो देखिए, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कितना है, मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा चार्ज होगा, एंड प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज्यादा होगा। एंड वन इज नंबर ऑफ शेल्स, तो नंबर ऑफ शेल्स, तो देखो नंबर ऑफ शेल्स जितनी ज्यादा होंगी ऑब्वियसली एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उतना ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि एक शेल बढ़ेगी तो एटम बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो शेल्स में होते हैं। तो शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेगा, जो न्यूक्लियस होगा अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि तब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज आएंगे और उससे जो एटम का साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ कम हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ेगा। नाउ इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट हैपेंस इन एनी पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, क्योंकि अगर आप सेम पीरियड में मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, और इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे द nuclear charge will increase, and due to increase in nuclear charge the atomic size decreases from left to right, क्या होता है ये, decreases। तो ये ध्यान रखना, atomic radius decreases from left to right, and if we move from top to bottom, तो top to bottom move करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। भले ही न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होते जाता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी उसको डोमिनेट कर जाती हैं। तो इसकी वजह से जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि क्यों एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और क्यों टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आयोनिक रेडियाई। सो what is ionic radius? Obviously the distance between the center of nucleus and the electron present in the outermost shell is known as ionic radius of any ion, cation और anion। तो हम यहाँ पे दो आयन्स की बात करेंगे, किस किस की, एक कैटायन की एंड दूसरा एनायन की। सो यू नो अबाउट द आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे आयोनिक रेडियस। नाउ कैटायन में और एनायन में क्या डिफरेंस होता है आयोनिक रेडियाई में, तो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल कैटायन्स लाइक सोडियम विल फॉर्म कैटायन Na+ एंड इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड एनायन मान लेते हैं क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Cl- आयन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटायन्स Na+ है और क्लोराइड आयन क्या है, इसमें एनायन है। अब देखिए ये जो कैटायन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इट इज 281। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो Na+ का क्या हो जाएगा 28, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें
8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो क्लोराइड आयन का 288 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन में अपने पेरेंट एटम मतलब जो जिस एटम से ये आयन बना है उसको हम क्या कहेंगे, इसका पेरेंट एटम कहेंगे। तो सोडियम एटम में 3 शेल्स थी, जबकि इसमें केवल 2 ही शेल्स हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गई, कम हो गई। तो उसकी वजह से जो इसका साइज होगा वो कम हो जाएगा, मतलब आयोनिक रेडियस कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कैटायन का जो आयोनिक रेडियस होता है इट इज लेस देन एटम, जो एटम होता है उससे कम होता है, जो इसका पेरेंट एटम होता है। जबकि एनायन होगा, एनायन का जो साइज होता है दैट इज मोर देन इट्स एटम, मोर देन इट्स पेरेंट एटम, जिस एटम से बनता है। मतलब क्लोरीन एटम का साइज कम होगा एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का साइज ज्यादा होगा या क्लोराइड आयन का आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। नाउ व्हाई, इसका आयोनिक रेडियस क्यों ज्यादा होगा, दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चलिए देख लेते हैं। कि आपको पता है कि जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन या क्लोरीन एटम, उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज नहीं होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन क्लोराइड आयंस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब पहले जो न्यूक्लियस था, जब 7 इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन एटम में, तब उसको आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको अट्रैक्ट करने थे। तो ऑब्वियसली कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस को उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जो इफेक्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी को कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट हो रहा है वो अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी की वजह से जो एनायंस होता है, एनायंस का जो साइज होता है या एनायंस का जो रेडियस होता है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ अगर हम ट्रेंडिंग की बात करें तो ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि कैटायंस और एनायंस में क्या ट्रेंड होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेट अस से वी हैव एग्जांपल लाइक O2 minus N3 minus, then we have Na plus, then we have Mg2 plus, then we have Al3 plus। सपोज इतने सारे एनायंस और कैटायंस एनायंस सब है हमारे पास। चलो एक और ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम फ्लोराइड आयन। तो अगर आप यहाँ पे एक कॉमन चीज देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। चाहे आप ऑक्साइड आयन की बात करें, नाइट्राइड आयन की बात करें, या फिर आप फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, किसी भी आयन की आप बात करें, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तब हमको क्या चीज देखनी, तब हमको देखना न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका साइज क्या हो जाएगा, उतना कम होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका आयोनिक साइज क्या होगा, सबसे कम होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, न्यूक्लियर चार्ज इसका है, तो फर्स्ट सबसे कम साइज किसका होगा, Al3 प्लस, देन Mg2 प्लस, देन Na प्लस, देन फ्लोराइड, देन ऑक्साइड एंड देन नाइट्राइड। तो अगर आपको अरेंज करना हो तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका आयोनिक रेडियस। देन द नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? The minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy। मतलब किसी भी एक एटम के, जिसको आप आइसोलेटेड गैसेस एटम बोलते हैं, मतलब एटम को आपको सेपरेट रखना होगा। तो अगर आप सेपरेट मतलब आइसोलेट करोगे उसको तो ऑब्वियसली वो गैसेस एटम ही होगा। उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए क्यों हमको? सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर है तो
आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके शेल्स में। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसी वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करता है। मतलब एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम होगा तो आपको उतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। तो कुछ फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपके पास जो आता है दैट इज अगेन दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है किसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। देखिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में उतना ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो उससे क्या होगा, वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली जाने नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करने के लिए, उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। दूसरा फैक्टर आता है नंबर ऑफ शेल्स। अगेन नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स से कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स पे भी देख लेते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होता है, एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। अब एटम का साइज अगर इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस होने पे वो अट्रैक्ट उतना कम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। अगर पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स होते न्यूक्लियस के तो ज़्यादा अट्रैक्ट करता। अब दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उसको अट्रैक्ट करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा, और अट्रैक्ट करना अगर डिफिकल्ट होगा तो उसकी वजह से जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो, तो बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, अब ये केवल 2 ही फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो देख लेते हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लेते हैं किसी भी एटम में 3, 4, 5 या 6, 7 जितने भी शेल्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालना है हमको। उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतना तो क्लियर है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आपको पता है कि अगर मेरे पास, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एटम था, तो सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, मान लेते हैं फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल मान लेते हैं, फोर्थ फिफ्थ जो भी है, चलो फोर्थ मान लेते हैं हमारे पास, ये आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ पे फोर्थ शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। अब फोर्थ शेल में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर ऑर्बिटल्स या इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो थोड़ा सा रिपल्शन ज़्यादा फील करता है। तो अब इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। मतलब न्यूक्लियस तो अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स,
जो इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब उसको बाहर की तरफ पुश करेंगे, जबकि जो न्यूक्लियस होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। किसकी वजह से? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब इस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर वीक पड़ता है तो अब हमारे लिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। क्यों? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा इनर इलेक्ट्रॉन्स के और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इससे आप इजीली उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि शील्डिंग इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स एंड आउटर मोस्ट शेल। तो अब इनर शेल्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो बस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ज्यादा होगा और इसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होती जाएगी। तो होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा आता है आपके पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो चौथा आपको ध्यान में रखना है, चौथा होता है आपका पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है न्यूक्लियस के क्लोज जाने की वो कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट द extent up to which an electron can move near to the nucleus, that is known as penetration effect। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने पास हो सकता है वो उसका क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। तो अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चार आपके पास सब शेल्स होती थी S, P, D एंड F। S सब शेल जो होती है किसी भी शेल में वो सबसे ज्यादा क्लोज होती है किसके, न्यूक्लियस के। उसके बाद होती है P सब शेल, देन डी सबशेल और सबसे दूर होती है एफ सबशेल। इसका मतलब पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी की बात करें और पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो एस हैज हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट देन पी देन डी देन एफ। मतलब एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, फिर पी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, फिर डी सबशेल के ऑर्बिटल्स में, और फिर एफ सबशेल की ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी होगी या उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा। और पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज्यादा होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के उतना क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उससे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए एस जो सबशेल होगी उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या रोल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिटरमाइन करने में। तो इन फैक्टर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है जिन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिमूव करना इजी होता है, दो हैं तो उनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तीन है तो थोड़ा और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक रोल प्ले करता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का ध्यान रखना है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी एटम में अगर वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो जैसे Al3+ है तो Al3+ जो आपका एल्यूमिनियम आयन है, तो एल्यूमिनियम आयन क्या करता है, एल्यूमिनियम आयन पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, तब जाके Al3+ आयन फॉर्म करता है। जो एल्यूमिनियम एटम है जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक एक करके तब वो Al3+ आयन फॉर्म करता है। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कोई 4 करेगा तो फिर चौथा करेगा। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो चाहिए उसको मैं डिनोट कर रहा हूं IE1 से, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। देन IE2 दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। देन IE3 दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो अगर कुछ इस तरीके से होता है तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IE1 की। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करना है, तो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। देन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसको लूज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इसके बाद बहुत ज्यादा मतलब पहले से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपको पता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर चुका होगा तो अब जो न्यूक्लियस है उसको अब एक इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसी तरीके से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रिमूव कर चुके हैं हम, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कम हो रहे हैं तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा होगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होगी? कम होगी, लेकिन उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुका है तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। लेकिन मैग्नीशियम के केस में ऐसा नहीं होगा, Mg2+ के केस में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? वो भी कम होगी, वो हाई नहीं होगी, क्योंकि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो तब आउटर मोस्ट शेल में तब भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो बस कभी कभी ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड व्हाट हैपेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम in ionization enthalpy. So when we move from left to right, the ionization enthalpy will increase. क्यों increase होगी? क्योंकि left to right move करने पे न्यूक्लियर चार्ज increase होता जाता है, तो ionization enthalpy क्या होगी? increase होगी. And when we move from top to bottom, the number of shells increase. और आपको मैंने अभी बताया था number of shells increase होंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे ionization enthalpy कम होती जाएगी। तो top to bottom जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ionization enthalpy कम होती जाएगी, left to right आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज the amount of energy released when an isolated gaseous atom gains an electron and forms an anion. तो कभी भी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनायन फॉर्म करता है तो उस समय वो जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लूज हो रही है तो इसीलिए, क्योंकि एनर्जी जा रही है, सो दिस इज टेकन एज नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? उतनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा है? वो लूज कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब वो लूज नहीं कर रहा है, फिर वो है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने लूज करने की बात की, अगर ये पॉजिटिव हुई तो उसको गेन करनी पड़ेगी। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया कि एनर्जी जितनी लूज होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज हुई इसका मतलब वो उतना ज़्यादा इजीली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अगेन 2 फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स। ये 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना इजी होगा, और जितना इजी होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। उसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ शेल्स की तरफ बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स जितने ज़्यादा होंगे उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना ज़्यादा कम होगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में उनके बीच में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो एक और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा अगर वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है? तो इसीलिए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। एंड एक और जो होता है फैक्टर ऑब्वियसली वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में उसको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? फिर उतनी
ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये डिपेंड करेगा, बट ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाता है, और अगर लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। और टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और टॉप टू बॉटम अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कम नेगेटिव होती जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है, टॉप टू बॉटम कम नेगेटिव होती जाती है। और थर्ड मैंने आपको फैक्टर बताया था, थर्ड फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देखा होगा जो नोबल गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम और नियॉन और आर्गन, इनका आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, दीज आर नोबल गैसेस, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये इनको एनर्जी चाहिए होती है, इनको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाना चाहते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक और फैक्टर होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसपे ये डिपेंड करता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज electronegativity. So let's see what is electronegativity. It is the tendency to attract the shared pair of electrons when an atom is present in a covalent bond. मतलब एक एटम अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं HCl और H2O, तो अगर कोई एटम H2O में HOH इस तरीके से होगा, तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसी तरीके से H2O में इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। अगेन न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। देन नंबर ऑफ शेल्स जितनी ज़्यादा होंगे, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। अभी डिस्कस किया, तो नंबर ऑफ शेल्स पे भी डिपेंड करेगा। वन मोर थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम अभी जानते नहीं है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम मैंने अभी डिस्कस किया था। नंबर ऑफ शेल्स जैसे इंक्रीज होती जाती हैं, साइज ऑफ एटम जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो ये एक और फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, decreases from top to bottom. The most electronegative element is fluorine. So you have to remember. Now there are few more metallic and non-metallic character. So if you talk about metallic character, so what is the meaning of metallic character? Metallic character is the tendency to lose the इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज मेटालिक कैरेक्टर। और टेंडेंसी लूज करने की जो होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन, वो इतना इजीली लूज करेगा। यू नो दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, सो यू कैन से द मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, because ionization potential increases, metallic character will decrease. तो इस चीज का ध्यान में रखना है। तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। उसी तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इधर जो एलिमेंट्स होंगे आपके, जैसे जैसे आप की तरफ रहोगे और ऊपर की तरफ रहोगे तो आपको उतने ज़्यादा नॉन मेटल्स मिलेंगे, और बॉटम की तरफ रहोगे और अगर लेफ्ट की तरफ जाओगे, टॉप एंड राइट, आपको नॉन मेटल ज़्यादा मिलेंगे और बॉटम लेफ्ट आपको मेटल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।